देखिएगा अमोनोटिलिक जंतु में क्या होगा, अमोनिया का उत्सर्जन, यानी कि सीधा इसमें से अमोनिया क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी, तो आपकी फिशेज हो जाएगी मछली, और कुछ आपके क्या हो जाएंगे, उभयचर हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबिया, उभयचर बोला जाता है। मछलियों का जंतु ये फिशेज होता है। यूरिकोटिलिक जंतु क्या होता है, जो यूरिक अम्ल का, देखिए यूरिक अम्ल आया ना यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यूरिकोटिलिक जंतु जो है क्या करेगा, इसको उत्सर्जन करेगा, और वो होते हैं आपके पक्षी और सरीसृप, जिसको रेप्टाइल्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो पक्षी और क्या हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। फिर आपका यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और कौन करता है जी, मानव करता है, यानी कि स्तनधारी जो पृथ्वी पर रह रहे हैं उन सभी हो गए, और उभयचर आपके होंगे, ठीक है ना, तो ये सब होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ उभयचर लिखिएगा इसमें यूरियोटेलिक में जो है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कर लीजिएगा, कुछ उभयचर, ठीक है, कुछ उभयचर होते हैं, ये हो गए। अभी इसी में और कुछ पॉइंट लिखना है। अच्छा ये बताइए, जब हम नीचे से जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु दाब कम होता है कि अधिक होता है, कम होता है, इसीलिए ना पर्वत चोटियों पर चढ़ते समय में ऑक्सीजन लेकर चढ़ते हैं ना हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है कि ऊंची चोटियों पर थकान महसूस क्यों होती है, निम्न दाब के कारण। किसके कारण, निम्न दाब के कारण, यानी कि दाब निम्न हो जाता है, उसके कारण जो होता है वहाँ पे क्या हो जाती है, थकान हो जाती है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर अगर पूछा जाए कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा, गैसों का आदान प्रदान जो होता है कुपिका द्वार होता है। कहाँ पे होता है, कुपिका द्वार, वही को लिखवाया था ना इधर, जो था अंगूर के गुच्छे की तरह जो था, क्या था नाम उसका, कुपिका, एल्विलाई, क्या बोलते हैं उसको, एल्विलाई कोशिका जो था उसी को कुपिका भी बोलते हैं, और ये गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो पॉइंट करके नीचे लिखिएगा, स्टार बनाकर लिखिएगा, इसे स्टार बना के लिखिएगा। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान कुपिका द्वारा होता है, कुपिका द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, कुपिका द्वारा होता है, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान कुपिका द्वारा होता है। अब अगला पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है कि श्वसन के दौरान जो कार्बन के 3 अणु होते हैं, श्वसन जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान जो कार्बन के 3 अणु होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पाइरूवेट। क्या कहा जाता है उसे, पाइरूवेट। तो अगला पॉइंट करके लिखिएगा, अगला पॉइंट, ठीक है, लिखिए, श्वसन प्रक्रिया के दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को, कार्बन के 3 अणुओं को, कार्बन के 3 अणुओं को पाइरूवेट कहा जाता है, पाइरूवेट कहा जाता है, पाइरूवेट कहा जाता है। एक और पॉइंट जो है अगला, अंतः श्वसन के समय, जब अंतः श्वसन के समय, अंतः श्वसन के समय, अंतः श्वसन के समय पसलिया और स्टर्नम ऊपर की ओर गति करते हैं। पसलिया, रिब्स कितनी होती है जी, पसलिया, पसलिया और स्टर्नम, पसलिया और स्टर्नम, पसलिया और स्टर्नम, जो बीच वाली हड्डी थी वही थी ना, पसलिया और स्टर्नम।
पसलिया और स्टर्नम, पसलिया और स्टर्नम, पूरी छाती को मिला हाँ हाँ, 25 पसलिया और स्टर्नम ऊपर की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति करती है, गति करती है। तो जब सांस लेते हैं तब स्टर्नम और पसलिया किधर गति करेगी आपकी? ऊपर की तरफ। आप जब सांस छोड़ेंगे तब नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अंतः शोषण के समय पसलिया और स्टर्नम ऊपर की ओर गति करती हैं। और डायफ्राम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और जोड़ दीजिए इसमें, बोल दे रहे हैं। और डायफ्राम सपाट हो जाता है। सपाट माने समझते हैं? हाँ, नीचे की तरफ सपाट हो जाना, ठीक है। तो डायफ्राम सपाट हो जाता है और वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। डायफ्राम सपाट हो जाता है और वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। इसके आगे लिख देना है। इधर तो मिटा दें। चलिए, और चीज पूछा जा सकता है। एक नाम आएगा तुम्हारा, हाँ ये भी गया ना। इधर वाला मिटा का दिए, देखिए क्या लिखा है? अंतः शोषण के समय पसलिया और स्टर्नम ऊपर की ओर गति करती हैं। डायफ्राम क्या हो जाता है? सपाट, और वक्ष गुहा क्या हो जाती है? बड़ी। इसी के आगे लिखना था, लिख लिया है ना? हाँ ठीक है। अब एक और चीज पूछा जाता है, वाह्य शोषण। आज जब वाह्य शोषण करेंगे तो बताइए, जो पसलिया और स्टर्नम नीचे की ओर गति कर रही है, अब उधर किधर की तरफ गति करेगी? ऊपर की तरफ गति करेगी। जो वक्ष गुहा बड़ी हो रही थी वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए, जब बाहर हम लोग छोड़ते हैं ना, उसको उच्छ्वासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छ्वासन। वद च छ वा स और न। उच्छ्वासन का मतलब होता है सांस को बाहर क्या करना? छोड़ना। तो लिख लीजिए इसको भी। हवा को फेफड़े द्वारा बाहर निकलने को, हवा को फेफड़े द्वारा, लिखिएगा अगला पॉइंट, हवा को फेफड़े द्वारा, हवा को फेफड़े द्वारा, फेफड़ों द्वारा बाहर निकालने को, बाहर निकालने को उच्छ्वासन, उच्छ्वासन, ठीक है। हवा को फेफड़े द्वारा बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? उच्छ्वासन, ठीक है, उच्छ्वासन कहते हैं, उच्छ्वासन कहते हैं। इस समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। इस समय पसलियाँ, इस समय पसलियाँ, इसको वाह्य श्वसन भी बोल सकते हैं ना। इस समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ठीक है। सिली का काम क्या है? सिली पक्षमाभ बोलते हैं इसको, ठीक है। श्वसन पथ में पक्षमाभ जो होता है वो फेफड़े और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है। बलगम, जिसमें से धूलकण आगे क्या होते हैं? बलगम क्या होता है? बलगम वही होता है ना, धूलकण। बलगम को साफ करते हैं। चाय, शर्मा जी कह रहे हैं कि चाय नहीं पीते हैं सर जी। सही बात है ना जी, रखे हैं, पी नहीं रहे हैं। लिखिएगा, श्वसन पथ में पक्षमाभ, अगला श्वसन पथ में पक्षमाभ, पक्षमाभ को इंग्लिश में सीली बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? सिल्ली, या CILLIA, सिलिया लिख लीजिए, सिलिया है। श्वसन पथ में पक्षमाभ, श्वसन पथ में, हाँ पक्षमाभ, जिसको सिलिया बोलते हैं, ठीक है। फेफड़े और वायु पथ, फेफड़े और वायु पथ से नाक की ओर, नाक की ओर, नाक की ओर स्थित बलगम को, स्थित
बलगम को साफ करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा श्वसन तंत्र खत्म। ठीक है, अब हम लोग को स्टार्ट करना है कौन सा, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसको हमें अब जो है शुरू करना है।